एनडीए की 215 सीटें, 123 बीजेपी के खाते में, एनसीपी को 38 और शिवसेना शिंदे गुट को 54 सीटें मिल रही है जो रुझान है, और एमबीए यानी महाविकास आघाड़ी को 56 सीटें ही। देखिए किस तरह से 22 सीटें कांग्रेस पार्टी को, एनसीपी शरद पवार गुट को 14 और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को 20 सीटें और अन्य के खाते में 17 सीटें जा रही हैं। तो ये तस्वीर दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में एक बम्पर जीत हुई है बीजेपी की और एनडीए की। बीजेपी की इस वजह से बड़ी जीत क्योंकि इतना अच्छा प्रदर्शन बीजेपी का इससे पहले कभी नहीं रहा। ये तमाम सीटें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए दहीसर में बीजेपी आ गया, घाटकोपर पश्चिम में बीजेपी आ गया, चांदीवली में शिवसेना शिंदे गुट आ गया, बोरीवली में बीजेपी, भिवंडी पश्चिम में बीजेपी। खासतौर पर अगर मुंबई की रीजन की बात करा जाए तो यहाँ पे 36 में से 26 सीटें एनडीए गठबंधन को मिल रही है, यानी पूरी तरह से सफाया हो चुका है इस पूरे इलाके में। और सिर्फ यही नहीं, पूरे प्रदेश में भी इसी तरह की तस्वीर है। महाराष्ट्र का जो पूरा मैप है वो इस वक्त भगवा दिखाई दे रहा है और ये आपको यहाँ पर इन सीटों में भी दिखाई देगा। हदगांव में शिवसेना शिंदे, घनसावनी में शिवसेना शिंदे, बगलान में बीजेपी, नालासोपारा में बीजेपी, ठाणे में बीजेपी, बरसोवा में शिवसेना यूबीटी आगे चल रही है, लेकिन वडाला में बीजेपी है। तो ये तस्वीर है यहाँ पर। यहाँ हम आपको ये भी दिखा रहे हैं, लेकिन हम आंकड़ों की बात करेंगे। इसके आगे अगला ग्राफिक भी आपको दिखाएंगे कि क्या तस्वीर दिखाई दे रही है इस वक्त। अगली ग्राफिक्स में हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि कौन आगे और कौन पीछे है। लेकिन ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी जीत है और इस वजह से अब सवाल उठने शुरू हो गए कि मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन देखिए ये हम आपको स्ट्राइक रेट दिखा रहे हैं। बीजेपी के स्ट्राइक रेट की अगर बात की जाए तो बीजेपी ने जो कुल उम्मीदवार उतारे थे 149, बीजेपी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही थी महाराष्ट्र के इस चुनाव में। 125 आगे हैं या जीते हैं, यानी 125 का इस वक्त जो ट्रेंड है वो दिखाई दे रहा है। 24 ही हारे हैं या पीछे चल रहे हैं। तो स्ट्राइक रेट देखिए किस तरह का है। 83.9% का स्ट्राइक रेट है बीजेपी का। वहीं देखिए शिवसेना शिंदे गुट का स्ट्राइक रेट 66.7% का है। 81 सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार उतारे, 54 जीत गए हैं, 21 पीछे चल रहे हैं या हार रहे हैं। लेकिन एनसीपी अजित पवार का स्ट्राइक रेट भी देखिए 64.4% का है। तो स्ट्राइक रेट एनडीए का, बीजेपी का सबसे बेहतर, लेकिन साथ ही खड़ी हुई है शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजित पवार गुट भी। और इसी वजह से इस तरह की तस्वीर दिखाई दे रही है महाराष्ट्र में, जिसमें बीजेपी एक बहुत बड़ी बढ़त के साथ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए महाराष्ट्र में चुनाव जीत रही है। लेकिन महायुति का क्या हाल हुआ है, उनका स्ट्राइक रेट क्या है, ये वो भी दिखा देते हैं। महायुति की अगर बात करेंगे, महायुति की हम तस्वीर दिखा रहे थे। अगर महाविकास आघाड़ी की तस्वीर देखेंगे तो वहां पर क्या हुआ है, कांग्रेस पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही थी और कितनी सीटों पर देखिए उनको नुकसान हुआ है। 18.8% का ही स्ट्राइक रेट है। 101 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, सिर्फ 19 आगे हैं या जीत रहे हैं, ट्रेंड है। 82 पीछे हैं या हार रहे हैं। और देखिए ये शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट का स्ट्राइक रेट 21.1% है। 20 सीटों पर वो आगे या जीत रहे हैं और 75 सीटों का नुकसान हो रहा है, यहां पर वो हार रहे हैं। 95 सीटों पर लड़ रहे थे। तब ये बात हो रही थी कि कांग्रेस पार्टी और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट एक तरह की सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बराबर की सीटें बांटने की लगभग कोशिश की गई थी। लेकिन स्ट्राइक रेट 21.1% पर ही रुक गया। और शरद पवार के साथ देखिए क्या हुआ है, उनकी पार्टी का जो स्ट्राइक रेट है वो और भी कम, 15.1%। 86 सीटों पर चुनाव लड़ा, सिर्फ 13 में आगे हैं या जीत रहे हैं। 73 सीटों को वो हार रहे हैं। लेकिन दिग्गजों का क्या हाल है मैदान में, वो भी जान लीजिए। तो देखिए पृथ्वीराज चव्हाण पीछे, नाना पटोले आगे चल रहे हैं, लेकिन नाना पटोले के अलावा मिलिंद देवड़ा पीछे चल रहे हैं। ये एक कॉन्सोलेशन हो सकता है क्योंकि इस सीट पर भी बहुत मुश्किल दिखाई दे रही थी आदित्य ठाकरे के लिए। एकनाथ शिंदे आगे चल रहे हैं, मुख्यमंत्री होंगे या नहीं अब इस पर सस्पेंस बना हुआ है क्योंकि जो सीटें हैं, जो संख्या बल है वो बीजेपी के पास है अब। लेकिन हमारे साथ यहाँ पर पार्थो मौजूद है, उनका रुख करते हैं और इन आंकड़ों को और बेहतर तरीके से रीजन वाइज समझने की कोशिश करते हैं। पार्थो के पास चलेंगे। पार्थो, हम सबसे पहले कौन सा रीजन दिखाएंगे जिसको हमें खास तौर पर देखना चाहिए? नागपुर की आप बात कर रहे थे। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें और नागपुर की तस्वीर देखने की कोशिश करें तो वहां पर किस तरह की तस्वीर दिखाई देती है? अभी देखिए हम लोग अगर नागपुर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे जी, तो देखिए नागपुर में 12 सीट है, ठीक है। और 12 सीट में आज का दिन में बीजेपी 7, कांग्रेस 4, ठीक है। तो कंपैरेटिवली बाकी स्टेट में जैसे इलेक्शन हुआ है तो उससे थोड़ा सा। रॉबर्ट वाड्रा शायद आ गए, उनकी बात सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी भी चुनाव जीत रही हैं। वो कांग्रेस पार्टी के लिए एक अच्छी खबर है, लेकिन झारखंड एक अच्छी खबर है उनके लिए, लेकिन महाराष्ट्र में नुकसान। देखिए प्रियंका गांधी
तमाम वोटों से आगे चल रही है। यहाँ पर जश्न रॉबर्ट वाड्रा जो उनके पति हैं उनके दफ्तर के बाहर शुरू हो गया है। लड्डू है, मिठाइयाँ हैं। रॉबर्ट वाड्रा ढोल ताशे नगाड़े के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और हम ढोल वालों से कहेंगे कि जरा ढोल को कम करें। हम रॉबर्ट वाड्रा से बात करते हैं। रॉबर्ट जी, प्रियंका गांधी अच्छी खासे लीड ले चुकी हैं और अब चुनाव जीतना उनका वायनाड से तय माना जा रहा है। गांधी परिवार से तीसरा व्यक्ति एक वक्त में संसद पहुंचने वाला, क्या कहेंगे? मैं ज़रूर कहूँगा कि वायनाड की जनता से मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने प्रियंका को भारी बहुमत से जिताने का इरादा बनाया और जो अभी 6 राउंड हो चुके हैं वोट के, अभी मतलब 18 में से 6 हुए हैं और अभी 2 लाख से ऊपर मेरे को सुनने में आया है कि अभी इतने वोट से जीत रहे हैं, उनका लीड उतना है। और ज़रूर जो वायनाड में उन्होंने मेहनत की है अपने प्रचार में, पहली बारी अपने लिए प्रचार कर रही हैं और अपने लिए उन्होंने काम किया है, नहीं तो पूरे देश की सेवा करते रहते हैं, पूरे परिवार के लिए करते हैं। तो मैं खुश हूँ कि वायनाड की जनता ने उनको चुना है कि एक सांसद बनेंगे आगे जाके और संसद में होंगी, वहाँ जो भी उनकी मुश्किलें हैं उनकी बात करेंगी, उनकी आवाज़ बुलंद करेंगी, जो महिलाओं के लिए ज़रूर बात करेंगी, जो भी वहाँ महिलाओं की सुरक्षा के लिए और जो उनकी चिंता है महिलाओं के लिए देश भर में, उनकी बात ज़रूर करेंगी। सर, एक तरफ राज्यसभा में सोनिया गांधी उनकी माँ होंगी, लोकसभा में उनके साथ उनके बड़े भाई राहुल गांधी होंगे और वहाँ अब प्रियंका गांधी भी पहुँच जाएंगी। हालांकि बीजेपी वाले कहते आए हैं कि परिवारवाद की बात, लेकिन जब ये तीनों लोग एक साथ होंगे तो कैसा नज़ारा देखते हैं आप? बहुत ही मजबूती होगी और लोगों के लिए मजबूती होगी, लोगों के लिए जो उनकी आवाज़ है वो बुलंद होगी। जो बीजेपी जो मुद्दे छुपाती है वो ज़रूर प्रियंका और राहुल आगे लाएंगे हमेशा। और आपने देखा है कि वो जो भी वादे करते हैं वो पूरे करते हैं, हमेशा निकलते हैं पूरे देश के हर कोने पर और जनता के साथ होते हैं, उनका जो भी उनका मुश्किल होती है उसका समाधान ढूंढते हैं। परिवारवाद के सवाल पर क्या जवाब देंगे बीजेपी को? देखिए, वो अपने पहले पार्टी में देखे कि उनके काफ़ी मंत्री हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जिनके परिवार से उनके पिताजी और कोई भी उनके परिवार से पहले रह चुका है, तो वो अपने पार्टी में झांके और उसके बाद दूसरों पे उंगली उठाएं। और हमें आपके साथ मौजूद है रॉबर्ट वाड्रा, अगर आप उनसे एक हमारा सवाल भी ले लें कि वो खुद भी चुनाव कब लड़ेंगे? प्रियंका गांधी आ गई हैं चुनावी मैदान में, क्या अब जल्दी हम रॉबर्ट वाड्रा को भी देखेंगे? रॉबर्ट साहब, स्टूडियो से सुमायरा का एक सवाल है कि रॉबर्ट साहब अक्सर कहते आए हैं कि जनता, मुझे बहुत जगह से लोग कहते हैं कि सुल्तानपुर से लड़ लो, अमेठी से लड़ लो, यहाँ से लड़ लो, तो तमाम जगह से, मुरादाबाद से आप आते हैं, तो अब प्रियंका गांधी आप हमेशा कहते हैं कि मैं चाहता हूँ पहले प्रियंका संसद में जाएं, तो अब वो तकरीबन जा रही हैं। तो अब स्टूडियो से सवाल यही है सुमायरा का कि अब रॉबर्ट वाड्रा कब संसद में जाएंगे, कब वो चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि आप कह चुके हैं कि राज्यसभा से नहीं, आप लोकसभा से ही जाएंगे। देखिए, जो जनता चाहेगी वही होगा। मैं जनता की सेवा हमेशा करता हूँ, हर कोने तक जाता हूँ, जो भी उनकी मुश्किलें हैं उसमें समाधान ढूंढता हूँ, अपने तरीके से जो भी हेल्प कर सकता हूँ करता हूँ। पर ये समय है प्रियंका का और मैं अपने लिए बात नहीं करूँगा, मैं कब सक्रिय राजनीति में आऊँगा या जो भी है वो बाद में बात होगी, पर अभी है प्रियंका का समय है और मैं चाहता हूं कि भारी बहुमत से जीतें, वो एक रिकॉर्ड क्रिएट करें। तो अभी उनका समय है, उनके बारे में मैं बात करना चाह रहा हूं। बस एक पति के तौर पर पत्नी प्रियंका को क्या कहेंगे रॉबर्ट वाड्रा? नहीं, कहने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने अपने परिवार से बहुत सीखा और वो दिखेगा संसद में। ठीक है, इस वक्त सिर्फ यही बात करने के लिए आए हैं, सिर्फ इस वक्त प्रियंका गांधी के बारे में बात करेंगे, कहा रॉबर्ट वाड्रा ने। लेकिन हमारे साथ यहाँ पार्थो मौजूद हैं और हम इन नंबर्स को जो अभी आए हैं, चुनाव के नतीजे या जो रुझान आ रहे हैं, इन रुझानों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम झारखंड की अगर बात करें, झारखंड की तस्वीर किस तरह की दिखाई देती है? खासतौर पर कुछ फैक्टर्स थे जो बड़े फैक्टर्स थे। कोल्हान का क्षेत्र जिसमें बीजेपी ने बहुत फोकस किया और कोशिश की कि वहां उनका नुकसान कम से कम हो, तो क्या नुकसान वो कम कर पाए हैं या नहीं? देखिए, देख लेते हैं कोल्हान में क्या हुआ। कोल्हान में देखिए टोटल कितना सीट है? 14। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ 14 सीट्स है। और ये मैप में देखेंगे, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ 14 सीट्स है। और ये मैप में देखेंगे, ये देखिए 2019 में स्वीप मारा था, बीजेपी कुछ नहीं थी, कुछ नहीं था, 1 सीट था। बट इधर देखिए अभी 4 सीट, यानी इनरोड्स बनाए हैं उन्होंने, इनरोड्स बनाया। और देखिए जो पोटका सीट है, घाटशिला सीट है, ठीक है, और आपका सरायकला, तो चंपाई सोरेन का इंपैक्ट हमको 3 सीट में दिखाई दे रहा है।
ठीक है, कौन सा सीट? सरायकला में देखिए चंपाई सोरेन खुद है 35,000 वोट से आगे है। ओके, आप ये सीट पोटका सीट में देखिए बीजेपी का मीरा मुंडा, अर्जुन मुंडा का जो वाइफ है वो आगे है, और इधर घाटशिला में चंपाई सोरेन का बेटा ये है। तो ये जो बेल्ट में चंपाई सोरेन लेने से बीजेपी का फायदा हुआ। ठीक है, तो अगर सीट टैली देख लेंगे जस्ट एक कंपैरिजन के लिए, यूपीए 13 था, घट गया 9 में है, जहां पर एनडीए 0 था 4 में है। तो यानी उनको फायदा हुआ, उनकी रणनीति कोलान में काम करे, भले ही झारखंड में वो सरकार नहीं बनाएंगे लेकिन उनकी रणनीति काम कर गई। हम एसटी वोटर्स की भी बात अगर देखेंगे, जो बहुत हमारा चर्चा हो रहा था, देखिए एसटी वोटर कैसे वोटिंग किया, तो हम एक काम कर सकते हैं एसटी कैटेगरी। एक मिनट, तो देखिए टोटल झारखंड में कितना सीट है? 28 सीट्स है, जहां पर एसटी वोटर, जहां पर सीट एसटी के लिए रिजर्व है। जी हाँ, ठीक है। एक ये क्षेत्र है जो बिहार से लगता हुआ है, नहीं, ये साउथल परगना है, हाँ। और ये कोलान और साउथन छोटा नागपुर ये बेल्ट है। ठीक है, आप देखिए पिछले बार का ये जो था पूरा क्लीन स्वीप था। ठीक है, बट इस बार देखिए थोड़ा सा अभी भी क्लीन स्वीप दिखाई नहीं दे रहा है, इधर कुछ सीट लॉस हो रहा है। यहाँ पर बीजेपी पिछले बार था, ठीक है, यहाँ पर बीजेपी का थोड़ा बहुत है। तो एसटी सीट अगर सीट टैली में देख लेंगे, पिछले बार देखिए यूपीए 25 था, कम हुआ है, वो 21 पे आया। तो आप देखेंगे जो एसटी रिजर्व सीट है उधर थोड़ा सा खराब हुआ, लेकिन ओवरऑल नंबर इंप्रूव हुआ। वो एक्चुअली नॉर्थ आपका जो छोटा नागपुर है उस बेल्ट में एनडीए 2 से 7, तो जो एसटी रिजर्व सीट है, जो पिछले बार ऑलमोस्ट स्ट्राइक रेट था 90%, इस बार यूपीए ने, मतलब जेएमएम प्लस कांग्रेस ने वो स्ट्राइक रेट अभी तक जितना ट्रेंड है दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि बीजेपी की स्ट्रैटेजी ये थी कि वो इस इलाके में अपनी इनरोड्स बनाएं, और उन्होंने उसी के तहत चंपाई सोरेन को भी अपने पास लेकर आए, उन्होंने एक पूरा नैरेटिव बनाने की कोशिश की, तो उस नैरेटिव का असर होता दिख रहा है। अर्जुन मुंडा का वाइफ को भी लड़ा ना, तो क्या उधर इंडिविजुअल कैंडिडेट ने जो सीट बीजेपी को दिला पाया उनको पाया। यानी बीजेपी की वो स्ट्रैटेजी काम कर गई कि वो लोगों को लेकर आए, या फिर अपने जो नेता थे उनकी पत्नियों को या परिवार को टिकट दिए, उसका उनको फायदा हुआ है। तो इंडिविजुअल स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के ऊपर बहुत किया, बहुत मुस्लिम वोट के ऊपर इस पर बात हुआ। हाँ। उस पर ही मुस्लिम लोग आ रहा है, तो एक बात देख लेते हैं मुस्लिम्स कैसे वोटिंग किया इस बेल्ट में। आप देखें मुस्लिम ग्रेटर देन 20%, पूरा झारखंड में 18 सीट है। ओके, तो अगर देखेंगे जहां पर इधर सीट टैली अगर देख लेंगे, क्या हुआ था पिछले बार एनडीए 5 था और अब 10 मिल रहा है उसको, तो मतलब क्या, मतलब ध्रुवीकरण हो रहा है, नॉन मुस्लिम इकट्ठा हो गया, वोट हो रहा है, उसको उन्होंने थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कर पाया। यानी वो नैरेटिव काम करा। हाँ। क्योंकि आपका एक तरफ अगर आपने कहा कि ये मुसलमान यहाँ पर हैं, तो फिर दूसरी तरफ कंसोलिडेशन हुआ बीजेपी के पक्ष में, इसलिए बीजेपी का टैली बेहतर हो रहा है। ये देखिए, ये बेटर आपको समझ में आ जाएंगे वोट शेयर से। जी, ठीक है। आप देखेंगे ये सीटों में क्या 2019 में यूपी का 35 था, ये जंप हुआ 44, बट ये 35 से इन्होंने 40 भी आ गया। ठीक है, ठीक है। तो ये हम झारखंड के आपको कुछ जो डेटा है उसको एनालिसिस करके बता रहे थे डेटा मुशाहिद। महाराष्ट्र में महायुति की महाविजय के बाद ये सवाल सबसे अहम हो गया है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। बीजेपी के खाते में सबसे ज्यादा सीटें आई हैं और उसने महाराष्ट्र में अब तक की सबसे ज्यादा सीटों पर कब्जा किया है। वहीं झारखंड में हेमंत सोरेन का जो गठबंधन है वो एक बार फिर सरकार बनाता दिख रहा है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर है, सीएम के सवाल पर बोले एकनाथ शिंदे, ये तय नहीं जिसकी ज्यादा सीट उसका सीएम, ये तय नहीं है, तीनों पार्टियां सीएम तय करेंगी, ये एकनाथ शिंदे ने कहा है। वैसे ही आगे का भी जो निर्णय है हम लोग तय कर लेंगे। बीजेपी का ये कहना है, ऐसा हमारे में मतभेद नहीं है। सर बीजेपी का ये कहना है कि जिसकी ज्यादा नंबर होंगे उनका मुख्यमंत्री होगा, तो क्या इसको सपोर्ट देखिए, किया जाएगा? ऐसा कोई भी हमारा तय नहीं हुआ है अभी। पहले तो अंतिम आंकड़े आने दो, उसके बाद तीनों पार्टी बैठेंगे। हमारे वरिष्ठ जो है प्रधानमंत्री जी है, अमित भाई है, और सब हमारे जो तीनों पार्टी के प्रमुख लोग हैं, हम बैठेंगे और उसके ऊपर जैसे हम चुनाव लड़े साथ में एकजुट होकर, वैसे ही उसके ऊपर भी फैसला। तो देखिए यहां पर आप सुन रहे थे एकनाथ शिंदे को, जो कि साफ कहते हुए कि ऐसा कुछ तय नहीं है कि जिसकी ज्यादा सीटें हो उसी का सीएम हो। लेकिन महाराष्ट्र में एक है तो सेफ है का नारा चल गया। निधि, महाराष्ट्र में महायुति सरकार की लाड़की बहन योजना भी कमाल किया और गठबंधन फिर से सत्ता में वापसी करने में सफल रहा। लेकिन सवाल वही जो आप पूछ रहे थे, सवाल मुख्यमंत्री की कुर्सी का है। क्या शिंदे फिर से मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे या फिर बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस, जो कि अभी डेप्यूटी मुख्यमंत्री थे, डेप्यूटी सीएम थे, वो बनेंगे? फिलहाल महाराष्ट्र में ये सवाल सबसे बड़ा है। इस दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने महायुति के तीनों नेताओं देवेंद्र फडणवीस को, एकनाथ शिंदे को, अजित पवार को फोन करके जीत की बधाई दी है। तो कौन होगा मुख्यमंत्री, अब सबसे बड़ा सवाल ये है। तो मैं सबसे पहले आपके पास आ रही हूँ रामकृपाल जी, शुरुआत आप ही से कर रही हूँ चर्चा की।
देखिए मैं आऊंगी सर आपके पास, लेकिन हमारे साथ बीजेपी से भी मेहमान जुड़ चुके हैं, उनके पास भी इस वक्त चलना होगा। सैयद जफर इस्लाम साहब, आपके पास मैं आ रही हूँ। इस बार जो एक है सेफ है का नारा आप लोगों ने दिया, प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों से लेकर तमाम बड़े नेताओं तक, वो कामयाब रहा, और एकनाथ शिंदे की जो माझी लाडकी बहन योजना रही वो कामयाब रही। क्या यही जीत की वजह है? देखिए, जो स्लोगन था उसको थोड़ा सा छूट गया आपसे। एक है तो सेफ है, राहुल गांधी फेक है, ये भी कहा गया था। राहुल गांधी फेक है ये आपने शायद छोड़ दिया, तो मैं करेक्ट कर दे रहा हूँ पूरा। तो जनता ने समझ लिया कि इनका हर दोहरा मापदंड हर चीज़ में होता है, वो पूरे तौर से एक्सपोज हो चुके हैं और वहाँ की जनता ने मन बना लिया था। और देखिए, स्कीम, वेलफेयर स्कीम चलाना हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है, इसलिए कि हम सरकार में थे। गवर्नेंस मॉडल यही कहता है कि भाई वेलफेयर स्टेट होने के नाते जो भी किसी वर्ग को जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसको वेलफेयर स्कीम के द्वारा। एक छोटा सा करेक्शन, क्या देवेंद्र फडणवीस जी को भी करने की जरूरत है क्या सैयद जफर इस्लाम? क्योंकि उन्होंने एक नारा और छोड़ दिया जो आपने बहुत चलाया, बटेंगे तो कटेंगे, ये नहीं लिखा उन्होंने, तो क्या उनको ये भी लिखना चाहिए था? नहीं, मैं तो कह रहा हूं उसको, जो समाज को बांटेगा समाज उसको काटेगा। तो आज कांग्रेस कटी हुई दिख रही है, इसलिए कि समाज को बांट के ही, वो विभाजित करके ही सरकार में सत्ता में काबिज रहती है। आज समाज एकजुट होके बिल्कुल अपने हितों के लिए। क्या हुआ फिर सर? देखिए, झारखंड में उसकी भी इंट्रोस्पेक्शन करेंगे कि आखिर झारखंड में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से हमारी सरकार उम्मीद से वहां कौन घुसपैठिया साबित हुआ सैयद जफर इस्लाम? नहीं, कोई देखिए, वहां पर जाहिर है हम हारे हैं। और अभी अगर जिस तरह का रुझान दिखा रहे हैं, आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि हमारे 29 सीट है, तो जाहिर है झारखंड में हमारी जीत नहीं हो रही है। उसका इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, हम जरूर करेंगे कि कमी क्यों रह गई और कहाँ कमी रह गई। इसलिए कि हमें पूरी उम्मीद थी कि झारखंड में हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और उसी तरह का जैसा परफॉर्मेंस हमारा यहाँ पर हुआ है उसी वही परफॉर्मेंस वहाँ भी होगा। लेकिन अगर नहीं हुआ है तो कुछ कारण। आप कह रहे हैं कि इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, आपकी स्ट्रैटेजी वैसे काम नहीं आई जफर इस्लाम साहब। आपने चंपई सोरेन को एन मोमेंट पहले, चुनावों से पहले एंट्री कराई बीजेपी में। रामकृपाल जी, यही सवाल मैं आप ही से रख रही हूँ, झारखंड में ऐसा क्या हुआ जो बीजेपी का कमल नहीं खिल पा रहा? देखिए, मैं इसके पहले एक बात आपको कह दूं, जो अभी तक बात हो रही थी कि शिंदे ने जो बयान दिया था, देखिए आपके संवाददाता ने जब उनसे यह पूछा कि बीजेपी के एक नेता ऐसा कह रहे हैं कि जिसकी ज़्यादा सीट होगी उसका मुख्यमंत्री होगा, ऐसा है क्या? तब उस पर उन्होंने कहा कि ऐसी कोई चर्चा हमारे यहाँ अभी नहीं हुई है। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा, ऑफिशियल बयान जो उनका था, कि इस तरह की कोई अभी तक कोई फैसला हमारे यहाँ नहीं हुआ है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये वो स्थिति नहीं है जो उद्धव ठाकरे ने कहा। वो जो आप बता रहे हैं एकनाथ शिंदे के बयान को डिफेंड करने के लिए हमारे साथ अरुण सावंत हैं शिवसेना शिंदे गुट से, हमारे साथ सरल पटेल भी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ यहाँ पर शांतनु गुप्ता भी जुड़ चुके हैं, नोएडा से ऑथर है आप, तो इन सब से बात करेंगे। चलिए अरुण जी से ही पूछ लेते हैं। अरुण जी, शिंदे जी जो कह रहे हैं वही कह रहे हैं जो रामकृपाल जी कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे ये बता रहे थे कि ऐसा कुछ तय नहीं हुआ है? देखिए, बात बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ दिनों के पहले के अगर आप बयान सुनेंगे 4-5 दिन पहले के, तो खुद डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर फडणवीस साहब ने कहा था कि मैं मुख्यमंत्री पद के रेस में नहीं हूँ। हमारे भी मुख्यमंत्री साहब ने कहा था कि मैं भी मुख्यमंत्री पद के रेस में नहीं हूँ। निकाल क्या आते हैं उससे। अरुण भाई थोड़ी सी आपकी ऑडियो एको कर रही है, मैं पीसीआर से कहूंगा सही करें आपकी ऑडियो को, थोड़ा सा समझ में नहीं आ रही है। इस बीच में शांतनु जी के पास जाता हूं। शांतनु, आपका क्या असेसमेंट है? एक है तो सेफ है, अगर चलता है महाराष्ट्र में, तो फिर घुसपैठिए का दाव झारखंड में क्यों नहीं चलता? देखिए, महाराष्ट्र बड़ा स्टेट है, बहुत सारी जातियां हैं, 250 से 300 ओबीसी जातियां हैं, और वहाँ पे जब ये नारा चला बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, तो उसने एक एडवांटेज दिया बीजेपी को। झारखंड में जो मेरे ख्याल से जो दिक्कत हुई भाजपा के साथ, वो ही जो अरेस्ट हुए हेमंत सोरेन और उसके बाद जो सिंपैथी वेव आई, उनकी पत्नी को क्रेडिट जाना चाहिए, कल्पना सोरेन को, जिस तरह से उन्होंने कैंपेन करा। अभी हमारी बात हो रही थी, उनको ट्राइबल कई भाषाएं आती है, तो उन्होंने जनता से कनेक्ट करा, और बाबूलाल मरांडी को लाने में, एक्टिव होने में थोड़ा लेट हुआ, इसमें मानता हूं। लेकिन हाँ, और आजसू एक और एंगल में कहूंगा कि आजसू जिसके साथ टाइप हुआ 10 सीट, उनका परफॉर्मेंस बड़ा डाउन रहा,
और साथ में एक और नया नाम उभरा है, टाइगर जयराम महतो, वो दुमरी की सीट से बिल्कुल नेक टू नेक चल रहे थे जेएमएम के साथ। तो मेरे ख्याल से एक नया युवा चेहरा भी वहां उभरा है, उसने भी दोनों साइड के वोट काटे हैं। इसलिए छोटी सीट में देखिए कुछ भी कह पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें करीब 12 सीटें अभी ऐसी चल रही हैं जिसमें मात्र 1200, 1300 का डिफरेंस चल रहा है अभी भी 7वें राउंड के बाद भी। तो इसलिए कहना बड़ा मुश्किल होता है कि किन बड़े कारणों से, लेकिन एक है तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे, ये नेशनल नारा बन चुका है, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में। तो लेकिन निकालना मुश्किल है। जो नतीजे दो राज्यों में आ रहे हैं वो दोनों एंड्स हैं। एक तरफ झारखंड में इंडिया गठबंधन की तरफ लीड आगे बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में बम्पर जीत की ओर बीजेपी गठबंधन है। हमारे साथ सरल पटेल जी भी है, हमारे साथ स्पोक्स पर्सन कांग्रेस के। सरल जी, क्या हो गया कांग्रेस को महाराष्ट्र में? क्योंकि एक तरफ तो नाना पटोले ने बहुत ज्यादा लीड लेकर, अगुवाई लेकर इतना कोशिश की कि गठबंधन एक रहे, लेकिन संजय राउत कोई नहीं स्वीकार हो रहे हैं और मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी बहुत ज्यादा लड़ाई थी। तो लोग, क्या वोटर समझ नहीं पाए कि कांग्रेस की तरफ रुझान रखना है? मैं आपकी बात का जवाब दूं उससे पहले, जफर साहब यहाँ पे स्टार्टिंग में वो एक नारा दे रहे थे, तो पहले तो मैं उनको बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने महाराष्ट्र में अच्छा परफॉर्म किया है, सबकी आशा और उम्मीदों से बेहतर परफॉर्म किया है। लेकिन साथ ही याद दिलाना चाहूंगा कि उनको जीत में थोड़ी ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, लेकिन ये हम भारतीय जनता पार्टी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो बटेंगे कटेंगे या फिर पैसा बांटेंगे तो अच्छे रहेंगे, तो वो तो जफर साहब और विनोद तावड़े जी बता पाएंगे। साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री पद की बात हो रही है, अगर हम इस मैंडेट को बर्ड्स आई व्यू से देखें तो ये शायद कॉन्टिन्यूटी का मैंडेट है कि झारखंड में जो सरकार थी उसको कंटिन्यू करने का मैंडेट मिला और महाराष्ट्र में जो सरकार थी उसको कंटिन्यू करने का मौका मिला। तो भारतीय जनता पार्टी से सवाल ये है कि क्या वो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को कंटिन्यू करेंगे या फिर जनता का मैंडेट बिट्रे करके अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे? ये तो उनके पाले की बात हुई ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। जनता ने अगर कंटिन्यूटी का मैंडेट दिया है तो क्या भारतीय जनता पार्टी वो अशोक वानखेड़े कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। नकारने का मैंडेट। अशोक वानखेड़े क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। क्या रिजल्ट आए, देखिए आप क्या आंकड़े आए। ये कंटिन्यूटी का मैंडेट नहीं है, ये पूर्ण रूप से महाविकास आघाड़ी के बड़बोले नेताओं को रिजेक्ट करने का मैंडेट है। देखिए सुबह तक नतीजे देखिए आप, विदर्भ में देखिए क्या हुआ, मराठवाड़ा में देखिए क्या हुआ। आप कांग्रेस के प्रवक्ता है, क्या हुआ विदर्भ में, क्या हुआ मराठवाड़ा में? वोट परसेंटेज भी अगर आप देख लीजिए, शरद पवार 15%, कांग्रेस 18%, उद्धव ठाकरे 21%। स्ट्राइक रेट अब आप सोच लीजिए, स्ट्राइक रेट 80 और 20 का, सॉरी स्ट्राइक रेट, तो 80 और 20 का अगर आप ये कहते हैं कंटिन्यूएशन, बिल्कुल नहीं, सही कह रहे हैं। नहीं 80% का स्ट्राइक रेट अगर बीजेपी ला रही है तो एक तरफ से आप मान लीजिए वेव है। अरे सरल जी, ये वेव पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष विदर्भ से, पार्टी का लीडर ऑफ अपोजिशन विदर्भ से, और विदर्भ के 62 सीटों में से 10 या 15 सीट लाते हो, इसका शर्मनाक प्रदर्शन क्या हो सकता है? जो भी इंट्रोस्पेक्शंस की जरूरत है वो चुनाव जब रिजल्ट नतीजे पूरे आ जाएंगे उसके बाद उस पर आकलन और इंट्रोस्पेक्शन होगा, नंबर 1। लेकिन साथ ही साथ अगर देखें तो हमने पूरे चुनाव में देखा कि ये कैसे लोकलाइज्ड इलेक्शन बन गया था। तो हमने हरियाणा में भी देखा कि इलेक्शन को लोकलाइज रखा गया, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की, देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की पॉपुलैरिटी कम हो रही थी, इसीलिए उन्होंने लोकल फेसेस को आगे किया, आरएसएस को आगे किया। तो एक ये भी टेक अवे होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की पॉपुलैरिटी कम हो रही है। ये तो आप कभी, एक मिनट, आप कह रहे हैं कि हम इसका आत्मावलोकन करेंगे, अभी तक आपने कौन से इसका आत्मावलोकन किया? आपने झारखंड में, आपने पूरे लोकसभा चुनाव में जो आप छत्तीसगढ़ से लेके सब जगह जो आपका राउट हुआ उसमें भी आपने आत्मावलोकन नहीं किया। टोटल 100 सीटों में से 10 राज्य ऐसे जहां बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं, उसमें से 28 सीटें आपको मिली, उसका आत्मावलोकन आपने नहीं किया। आपने हरियाणा के हार का आत्मावलोकन नहीं किया। आपने कौन सा एक तो रिपोर्ट कहीं आए कांग्रेस कहे कि ये हमने किया और इसमें रेक्टिफिकेशन किया? नहीं, ठीक है, हारते हैं, एक स्टेटमेंट जाता है। सरल पटेल, बात तो यहां तक हो रही है कि आपके बड़े नेता वायनाड में ज्यादा चुनाव प्रचार करने में इंटरेस्टेड थे बजाय महाराष्ट्र के। वो आपके कार्यकर्ता अब तो यहां तक कह रहे हैं कि उन्होंने अगर जमकर एक साथ मेहनत की होती तो शायद कुछ नंबर अलग होते। संघ को छोड़ा
अरे बीजेपी के साथ संघ लड़ेगा नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और जो भी रिपोर्ट्स की बात हो रही है तो ये रिपोर्ट्स टीवी स्टूडियोज पे चर्चा नहीं होते हैं। इसका एक अप्रोप्रिएट पार्टी फोरम होता है, उस पे चर्चा की जाएगी और मुझे पूरा भरोसा है कि पार्टी इस पे जो भी करेक्टिव मेजर्स है वो लेंगे। तो लेकिन साथ ही साथ हम फ्री पास भारतीय जनता पार्टी को नहीं दे सकते कि जैसे उन्होंने हर एक इंस्टीट्यूशन को यूज और मिसयूज किया है। कैसे उनके राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी पैसे बांटते हुए पकड़े गए, कैसे छगन भुजबल ओपनली कहते थे कि अगर मुझे ईडी और इनकम टैक्स का डर नहीं होता तो मैं नहीं आता यहाँ पर, लेकिन मुझे चैन से सोना है इसलिए मैं यहाँ आ गया। कैसे बटेंगे तो कटेंगे का नारा जब प्रधानमंत्री मोदी देते थे तो अजीत पवार ने काउंटर किया। तो ये सारी जो बात है इस पे फ्री पास नहीं मिल सकता सरल जी, जब जनता वोट डालने निकलती है, सरल जी जब जनता वोट डालने निकलती है तो आप ही कह रहे हैं ना लोकल इश्यूज पर बीजेपी बात नहीं कर रही, तो कांग्रेस ने कितना बात किया। राजेश जोशी भी हमारे साथ हैं। राजेश जी, अगर हार हुई है महाराष्ट्र में और बेशक नहीं स्वीकार कर रहे हो संजय राउत, लेकिन मंथन तो करना पड़ेगा कि हरियाणा में भी आपकी हार हुई तो महाराष्ट्र में किन वजहों पर हार हुई। आपने लेट किया, एक योजना चल रही थी जो एकनाथ शिंदे ने ली, माझी लाडकी योजना, बहन योजना, जिसमें महिलाओं को हर महीने 2100 दे। वहीं महाविकास आघाड़ी ने भी यही लॉन्च कर दिया, हर महीने महिलाओं को हम 3000 रुपए देंगे। तो इसका मतलब ये है कि आप लेट हुए ग्राउंड जीरो पर पहुंचने में। दो चीजें हैं इसमें, एक तो रिएक्टिव पॉलिटिक्स जो कि कांग्रेस ने रिएक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं। इनिशिएटिव जो है हमेशा भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी संगठनों के पास रहता है। कांग्रेस और उनके सहयोगी संगठन रिएक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं, इसमें पीछे रह जाते हैं। 2 महीने उन्होंने या 2.5 महीने उन्होंने बर्बाद कर दिए आपस में सीटों के तालमेल में, तो ये तो उन्होंने खुद स्वीकार किया है। तो ये क्या है, हाइंडसाइट की नॉलेज है। जिस वक्त आप ब्रास टेस्ट पे हैं, आपके सामने नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे दिग्गज जो है सिपा सालार हैं, आपकी तैयारी बड़ी सामने आप स्ट्रेटेजी तय नहीं कर पा रहे। एक बात हो गई, लेकिन फिर वापस झारखंड में जाऊंगा। देखिए, झारखंड में नरेंद्र मोदी थे, अमित शाह थे, लेकिन वहां नहीं चला, वहां घुसपैठिया नहीं चला, वहां पर जो बिल्कुल नहीं चला और उस पर जफर इस्लाम स्वीकार कर रहे हैं। नहीं, मैं आपकी बात को लोकसभा चुनाव से जोड़ता हूं। जफर भाई मैंने देखा, मैं आ रहा हूं सर। जफर भाई मैंने देखा वो WTC का जो मीडिया सेंटर था, वहां पर आप कितनी मेहनत कर रहे थे, मैंने अपनी आंखों से देखा और उस मेहनत का असर हुआ है। लेकिन 5 महीने में ऐसा क्या हो गया जफर भाई, जो लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की जनता ने आपको नहीं दिया इतना अच्छा मैंडेट? जाहिर सी बात थी अघाड़ी को वहां पे एज था। 5 महीने में ऐसा क्या कर दिया आप लोगों ने जो इतनी बम्पर विक्ट्री हुई आप लोगों की? इलेक्शन में वो सारे बॉक्सेस जहां पर लगा के इसको टिक करना जरूरी था, वो हम लोगों ने टिक किया। बहुत सारे जो हम लोगों ने काम किए थे वो जमीन पे धरातल पे दिख नहीं रहे थे, वो काम दिखने लगे। इसलिए कि अब देखिए, मुंबई में रहने वाले लोग, उनको लगा कि कितनी आसानी, मैं खुद मुंबई का हूँ तो मुझे पता है कि मेरी ज़िंदगी कितनी आसान हो गई जब वो कोस्टल रोड बन गया और आपको सीटें नहीं मिली इतनी, अटल सेतु बन गया, तो उससे कितनी ज़िंदगी आसान हो गई लोगों की, आम नागरिकों की। और उसके अलावा जो बहुत सारे जो वेलफेयर स्कीम चलाए, उन लोगों तक, धरातल तक पहुंचने के बाद उनको एहसास हुआ कि ये सरकार हमारी चिंता करने वाली सरकार है, ये पद की चिंता करने वाली नहीं। और महाविकास आघाड़ी में सिर्फ पद ही तो चाहिए, उनको सत्ता चाहिए, सत्ता की भूख थी। तो उन्हें एहसास हुआ, उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया, उनको लगा कि और मैं पूरा धन्यवाद करना चाहता हूं आपके चैनल के मार्फत से प्रदेश की जनता को। तो ये विकास प्रदेश की लोकसभा चुनाव में भी दिखना चाहिए था। कोस्टल रोड कोई 5 महीने पहले तो बननी शुरू नहीं हुई है, कोस्टल रोड तो सालों से बन रही है। नहीं, शिवसेना उद्धव ठाकरे लीड कर रही है सीटों पे। 32 सीटों में से 14 सीटें उनके पास है। नहीं देखिए, 14 मुंबई में यदि आप अटल सेतु बोलता है तो मुझे लगता है उसका इंपैक्ट फिर उद्धव ठाकरे को मिला। देखिए, मुंबई में उद्धव ठाकरे की पार्टी कहाँ थी? मुंबई और कोंकण के अलावा कहाँ वो एग्जिस्ट करती है बताइए? उनका कहीं वर्चस्व है? वही मुंबई में उनको देखिए, लोग कह रहे थे उनको 36 में से जो है 26 सीटें आएंगी, लेकिन किधर 26 सीटें दिख रही हैं आपको बताइए? लेकिन आज भी नंबर 1 में है वो, आज भी उनकी सीटें ज्यादा है। नहीं वानखेड़े जी, सीटें ज्यादा है, लेकिन कहीं वैसी सीटें क्या है? आपका जो गेन है, देखिए जाफर भाई, आपका जो गेन है वो मराठवाड़ा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र, 3 जगह आपने जो स्ट्राइक किया है वो अभूतपूर्व है, और वही आपको 217 पे लेके गया।
अशोक वानखेड़े जी, मैंने तो कहा बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर रोड प्रोजेक्ट बने हैं, बहुत सारे अलग जगह प्रदेश के अलग अलग जगह पे हुए हैं, वो भी लोगों को दिख रहा है। मैं तो एक अभी एक छोटी सी बात कि आप चूँकि महाराष्ट्र से हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक जो मुंबई एंट्री पॉइंट था उसको भी खोल दिया आम नागरिक के लिए, हम लोगों ने खोला, जनता के हित पे काम किया। तो जनता समझती है ना कि जनता के हित में काम करने वाली सरकार है, इनको सत्ता की लालच नहीं, जनता के हित में अगर काम करना है तो जनता के हित के लिए काम करने के लिए इस्लाम साहब, ऐसा लग रहा है इस 6 महीने में आप लोगों ने कोई मैजिक चलाया है जनता पे, जनता ने आपको पसंद किया है। मैजिक एक मिनट सर मैं आ रही हूँ। ऐसा जादू आपने चलाया है कि 2020 के बाद से, जो 2020 में एकनाथ शिंदे को पसंद किया, शिवसेना ने विद्रोह किया, उसके बाद एक नई पार्टी बनाई और असली नकली का जो खेल था वो इन चुनावों में साफ हो गया। अरे वो सब तो पहले साफ हो गया था जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद। लेकिन एक बात कह देता हूँ, ये लॉजिक की बात कर रहे हैं, यहाँ मैजिक चल रहा है, मोदी जी का मैजिक है, तो क्या मोदी जी के मैजिक के सामने कहाँ लॉजिक? अभी फडणवीस जी का ट्वीट आप दिखा रहे थे, तो झारखंड में नहीं चला ना? नहीं, मोदी जी जब अपने लिए वोट मांग रहे थे तब मैजिक नहीं चला उनका। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि मोदी जी का मैजिक झारखंड में नहीं चला। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए नहीं ऐसा नहीं, हमारे फिर भी सरकार हमारी नहीं चला, नहीं हमारी सरकार बनी, ठीक है, उसमें कुछ कमियां रह गई होंगी हमारे पास, वो कमियों को दूर कर दिया। जब को दूर कर दिया तो जनता ने हमें आशीर्वाद दे दिया। जहां तक झारखंड का सवाल है, झारखंड का सवाल है, मांगे ना, मैजिक पे कैसा बोल रहे? वो तो गवर्नेंस, अरे वही गवर्नेंस, जनता के लिए काम करना, जनता में समर्पित होकर जनता की चिंता करना, यही तो सबसे बड़ा मैजिक काम। रामकृपाल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, आप बोलिए सर। प्रधानमंत्री जी की यही तो खूबी है कि वो जनता को समर्पित होकर जनता के लिए काम करते हैं। बिल्कुल तो मैजिक का काम करता है झारखंड में। और इन लोग जो अपने सत्ता के लिए काम करते हैं, उपकरण का काम करता है। भाई ये समर्पण क्या झारखंड की जनता के लिए नहीं था क्या उनका? नहीं था। रामकृपाल जी नहीं, एक झारखंड का जवाब दे देता हूँ, रामकृपाल जी जवाब दे देता हूँ, अभी दे दीजिएगा रामकृपाल जी। एक मिनट, बहुत समय से मैं आपसे समय मांग रहा था। आपने जो यहाँ चार्ट दिखाया था, हाँ, मैं ये कह रहा हूँ 6 महीने में जो फर्क पड़ा है, ऐसा क्यों हुआ है? पर्टिकुलरली मैं उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बारे में कह रहा हूँ। जो एक स्लोगन चल गया था कि बाबा की किताब खत्म हो जाएगी, आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये चला, और देखिए ये उत्तर प्रदेश में भी चला और महाराष्ट्र में चला। बिल्कुल ईमानदारी की, क्योंकि आप वहाँ की डेमोग्राफी देखिए उस हिसाब से, और आज की तारीख में जो भी आप नीचे दिखा रहे थे, जैसे ही ये भ्रम खत्म हुआ, हरियाणा से शुरुआत हुई, लोगों को लगा कि ये झूठा नारा था, आरक्षण कोई नहीं खत्म करेगा। उसमें से आप देखिए कि ओबीसी का वो छोटा सा तबका और दलितों का वो नैरेटिव पहुंचा, जो 2014, 17, 19, 22, 23 में बीजेपी से इंटैक्ट था, वो छिटक करके जो चला गया था, आप देख लीजिए आंकड़ों में वो वापस आ गया। पहली बात सर, लेकिन उसका रीजन क्या आया? क्यों? नहीं, रीजन उसका ही रहा कि जो ये स्लोगन चला था कि आरक्षण खत्म कर देंगे, वो अगर उस स्लोगन में दम होता तो कम से कम अपोजिशन उसको नहीं, अपोजिशन उसको एक मिनट, अगर कोई इतना बड़ा नारा आपने दिया था तो उसको हरियाणा में क्यों नहीं उठाया आपने? इसका मतलब आपने वन टाइम उसका इस्तेमाल किया, हरियाणा में छोड़ दिया। एक सेंटेंस हरियाणा का चुनाव की जीत, एक सेकंड, हरियाणा में 11 में से 9 मंत्री हारे, प्रदेशाध्यक्ष हारे, स्पीकर हारा, इसको आप जीत नहीं कह सकते, तो टेक्निकली जीत है। पॉइंट नंबर, संविधान का इशू विपक्ष ने नहीं उठाया था। संविधान किसने कहा था? भारतीय जनता पार्टी ने कहा था संविधान बदलेंगे। भाई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा, एक एक करके सर, एक एक करके बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। क्या अयोध्या के उम्मीदवार ने नहीं कहा था? नेता कह रहे थे कि संविधान खत्म करके बोलेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। आर्थिक सलाहकार समिति, अशोक जी एक नैरेटिव बात कही गई, रामकृपाल जी पॉलिटिकल पैनलिस्ट लड़ जाए समझ में आता है, पत्रकार लड़े समझ में नहीं आता, पॉलिटिकल पैनलिस्ट लड़ जाए समझ में आता है। एक मिनट, वन बाय वन। महाराष्ट्र में पहले बोल ले, वानखेड़े जी बोल ले, फिर पहले वानखेड़े जी बोल ले। मराठा आरक्षण का जो मसला था, उसमें जरांगे जो लगातार फडणवीस को गाली दे रहे थे, उससे ओबीसी फडणवीस के पीछे खड़ा हो गया, वो मराठा वर्सेस ओबीसी हो गया, तो वो पूरा का पूरा वहां शिफ्ट हो गया। देखिए, इसलिए मराठवाड़ा अभी आप नहीं बोलेंगे सर, एक मिनट। मराठवाड़ा में जहां लोकसभा में बीजेपी को एक सीट नहीं मिली,
वह बीजेपी जबरदस्त कमबैक कर गई। ठीक है राजेश जी, अब आपका टर्न, बोलिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इन्होंने जो रामकृपाल जी ने कहा कि ये संविधान को और आरक्षण खत्म करने की बात ये झूठा प्रचार था। मैं कांग्रेस की तरफ से बोलने वाला कौन होता हूं? मैं क्यों बोलूंगा कांग्रेस की? बिल्कुल सही बात है। मैं लेकिन तथ्य की बात तो बोलेंगे ना। जब भारतीय जनता पार्टी के नेता ऑन रिकॉर्ड टेलीविजन पे कह रहे हैं, कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि संविधान बदलने के हमें 400 पार चाहिए, तो फिर उसका क्या मैसेज जाएगा? क्यों नहीं उसको विपक्षी पार्टी कहेगी ये संविधान खतरे में है, ये संविधान खतरे में क्यों नहीं विपक्षी? शांतनु देखिए, चुनाव नरेंद्र मोदी, एक मिनट रोकूंगा आपको। शांतनु जी माफ कीजिए, मैं एक ब्रेकिंग खबर लेके फिर आपके पास आ रही हूँ। एक ब्रेकिंग खबर आ रही है, शिंदे और फडणवीस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और जैसे कि जानकारी मिल रही है अजित पवार भी इसमें होंगे। तीनों बड़े नेता मौजूद होंगे, एनसीपी, शिवसेना और बीजेपी के। 3 बजे बताया जा रहा है महायुति की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बम्पर जीत की ओर महायुति। और अरुण सावंत जी हमारे साथ मौजूद हैं। अरुण सावंत जी, क्या कोई क्लैरिटी मिलेगी? जफर इस्लाम ने कहा कि ये जादू है जो 6 महीने में चल गया बीजेपी का। बीजेपी सबसे ज्यादा सीटों पे लड़ी, सबसे बड़ी पार्टी बन रही है। क्या बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा या फिर एकनाथ शिंदे महायुति की तरफ से उन पर मुहर लगेगी, यानी वो नेता होंगे महायुति के? कौन होगा? अरुण जी तक आवाज जी, बोलिए। अरुण जी, आपकी आवाज अभी भी साफ नहीं है, हम कोशिश करते हैं दोबारा संपर्क करने की। लेकिन अशोक जी थोड़ा हम चाहेंगे कि इस पे आप विश्लेषण दें कि अब ये तीनों बड़ी पार्टियां महायुति की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं। क्या ऐसा लगता है कि 3 बजे कुछ क्लैरिटी मिल पाएगी मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर? देखिए, जो एकनाथ शिंदे के समर्थक हैं वो लगातार उनको बैकअप कर रहे थे कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। जो बीजेपी के समर्थक हैं वो कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, क्योंकि बीजेपी सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ी, सबसे बड़ी पार्टी बनी। और जो एनसीपी के अजित पवार हैं वो भी, उनके समर्थक भी पोस्टर लगा रहे हैं कि अजित पवार भावी मुख्यमंत्री है। अब क्या होगा? देखिए, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई इंडिकेशन नहीं मिलेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहेंगे कि ये भारी जीत है, ये लोगों ने हमको दिया, ये शिवसेना को, शरद पवार को, बहुत कांग्रेस को बुरी तरह से गरियाएंगे। और लोग पूछेंगे, प्रश्न होगा कि आपके में से मुख्यमंत्री कौन? तो बोलेगे अरे बाबा आता मुख्यमंत्री आए नाही थे, थांबा आता दिल्लीत गेल्यावर ठरवू, वेळ आहे आता, अजून पहले आनंद घ्या, मिठाई खा। That will be the answer. मतलब ये बता दें, ये दिल्ली में तय होगा। दिल्ली में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। बीजेपी ने जो मैंडेट लिया है, बीजेपी के कार्यकर्ता बहुत पहले से कह रहे हैं। इसके पहले भी बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता है दादा चंद्रकांत दादा पाटिल, उन्होंने भी कहा था कि जब एकनाथ शिंदे को हमने मुख्यमंत्री बनाया तो सीने पे पत्थर रख के बनाया। हमको पता है हमने क्या सैक्रिफाइस किया। नहीं, आप सीने पे पत्थर क्या शिंदे रखेंगे? शांतनु, अब क्या सीने पे पत्थर? शांतनु बहुत देर से नहीं बोले। क्या एकनाथ शिंदे का वक्त है अब सीने पे पत्थर रखने का? देखिए, एक तो ये निर्णय बहुत जल्दी लेना पड़ेगा क्योंकि 26 नवंबर पर विधानसभा खत्म हो रही है, तो बिल्कुल इसमें कोई ऐसा नहीं कि 10 दिन बाद होगा, तो अगले 2-3 दिन में बहुत सारी कश्मकश होगी। देखिए, क्लेम तो बिल्कुल बीजेपी का बनता है, उनकी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस है 85% स्ट्राइक रेट के बाद। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जो उनके नेता हैं, उनकी कास्ट का कॉम्बिनेशन थोड़ा नहीं बैठता है वहाँ पे। ओबीसी का अच्छा वोट मिला है, तो इसलिए शिंदे शायद एज ले सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से क्योंकि इतनी बड़ी विक्ट्री के बाद बीजेपी का बिल्कुल साफ, बहुत ऑब्वियस क्लेम बनता है इस पे। तो क्लेम बनता है बीजेपी का। अरुण सावंत जी का ऑडियो एक बार फिर से क्लियर हो गया है, हमें जो जानकारी मिल रही है। अरुण जी, अब तो कोई जो, क्योंकि पहले बीजेपी की मजबूरी थी और एकनाथ शिंदे आए ही थे, बीजेपी में साथ मिलाया ही था, तो वो मुख्यमंत्री बने और त्याग किया बीजेपी ने। अब कौन होगा मुख्यमंत्री? अरुण जी देखिए, जैसे कि आपने कहा कि पहले बीजेपी की मजबूरी थी, इसीलिए उन्होंने हमें सीएम पद दिया था। तो ऐसी कोई मजबूरी पे हमने वो सीएम पद नहीं लिया था और ना ही उन्होंने दिया था। जो काम उस वक्त सीएम साहब ने करके दिखाया था, एकनाथ शिंदे जी ने करके दिखाया था, उस काम के बदौलत ही उन्हें सीएम किया गया था। और दूसरी बात, अभी यहाँ पर महाराष्ट्र में जो महायुति की प्रचंड विजय हुई है, वो सिर्फ 6 महीने की जादू की कांडी घुमाने से नहीं हुई है। पिछले 2.5 साल में इस महाराष्ट्र में जो एक से बढ़कर एक विशेष काम इस महायुति सरकार ने करके दिखाए, उसीलिए जनता ने उसके ऊपर विश्वास रखा। जनता का विश्वास खास करके मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के ऊपर था। उन्होंने शिंदे जी का चेहरा एक्सेप्ट किया, उस वक्त उनकी जो मेहनत थी उसको उन्होंने मुहर लगाई। और उसी प्रकार से अब भी, इस बार भी, भले हमारी सीटें कंपेयर टू भारतीय जनता पार्टी कम है, लेकिन जो रिकॉर्ड ब्रेक विक्ट्री, जो मतलब हमने जो पूरी जॉइंट शिवसेना जब थी, उस वक्त
उनको जो सीटें मिली थी उससे भी ज्यादा सीटें उम्मीदवार हमने जितवा कर लाए हैं और जनता के मन में जनता ने ही मैंडेट दिया है कि ऐसा ही मुख्यमंत्री हमें चाहिए। और एकनाथ शिंदे जी के काम को देखकर ही महायुति के सभी पक्ष मतलब भारतीय तो आप जनता कह पार्टी क्या रहे हैं? आप इतनी देर से जो कह रहे हैं उसका तो मतलब यही है कि आप लोग चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे ही सीएम हो। बिल्कुल बिल्कुल 100% चाहते हैं। और क्या तय हुआ था और मान लीजिए अगर एकनाथ शिंदे को सीएम पद नहीं देती है बीजेपी, तब क्या कीजिएगा? नहीं, देखिए सबसे पहली बात तो ये है गौरव जी, हम सीएम पद हमें मिलना चाहिए, इसलिए हम इस लड़ाई में नहीं उतरे थे। हम महाराष्ट्र के विकास के लिए उतरे। हमने साफ आप सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप महाराष्ट्र के विकास के लिए उतरे थे। आपने महाराष्ट्र के लोगों के लिए भलाई की, तभी उन लोगों ने इतना अच्छा मैंडेट दिया। मैं तो कुछ और पूछ रहा हूं, क्योंकि आपसे डबल सीटें हैं। और अगर मैं नंबर्स की बात करूं, मैथ्स की, तो मैथ्स ये कहती है इस मैंडेट की कि माइनस शिवसेना शिंदे गुट भी महायुति की सरकार बन जाएगी, बीजेपी और एनसीपी। ऐसा भारतीय जनता कभी भी करने की हिम्मत नहीं करेगी। ऐसा क्यों? जो निर्णय होगा तीनों पार्टियों के नेता एक साथ बैठेंगे और जो निर्णय होगा तीनों नेताओं में हम उसे मान्य करेंगे। जफर इस्लाम धमकी दे रहे हैं कि हिम्मत नहीं करेगी ऐसा। जफर इस्लाम साहब सुन रहे हैं आप अरुण सावंत को? अब देखिए, मैं अरुण सावंत जी को न तो ये अधिकार क्षेत्र है न मेरा अधिकार क्षेत्र है। दोनों का अधिकार क्षेत्र नहीं कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा उसके बारे में टीका टिप्पणी करे। मैं उनसे भी यही आग्रह करूंगा कि इसे अपने लीडरशिप पे छोड़ दीजिए, इसलिए कि यही फैसला हुआ है कि लीडरशिप ही डिसाइड करेगी। मैं तो समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी का एक अधिकृत प्रवक्ता होने के नाते कि मुझे इस अधिकार क्षेत्र से, ये मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर है और मैं इसके बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। इतना ज़रूर कहूँगा कि एकनाथ शिंदे जी की अगुवाई में और फडणवीस जी की अगुवाई में और अजीत पवार जी की अगुवाई में पूरा इलेक्शन लड़ा गया है। मुख्यमंत्री जी का जो फैसला है वो हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी ने बहुत साफ लफ्ज़ों में प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहाँ कहा था, रैली में भी कहा था कि जब एक बार लड़के ये हो जाएगा, जीत हासिल करने के बाद हम तीनों बैठेंगे और फिर जो एक फैसला होगा एक चेहरे पे वो करेंगे। लेकिन जो भी फैसला होगा वो स्ट्रैटेजिक होगा, जनता के हित में होगा, समाज के हित में होगा, समाज के हर वर्गों के हित में होगा और ये फैसला प्रदेश के हित में होगा। हम भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता किसी सत्ता के या किसी पद के लालच में नहीं रहता है। उसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है कि उसको क्या दायित्व दिया गया, वो दायित्व को निभाने के लिए कोशिश करता है। आपने बहुत बड़ा एग्जाम्पल देखा। झारखंड पे भी बताइए, झारखंड में क्या कीजिएगा? मैं इसको पूरा खत्म कर दूं, तो इसलिए मुझे आपको रुकना चाहिए। ये बात मैं आपको कह रहा हूँ कि कल तक ये बात कल सुबह तक क्लियर हो जाएगी। कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये कल तक क्लियर हो जाएगा। समय कम है, ठीक है, इसलिए उसकी सारी चीज मेरे ख्याल से प्रक्रिया जल्दी हो जाएगी। जी, और ठीक है। अरे जश्न मनाने का समय, ये सब कहाँ आप सवाल कर रहे हैं? अरे जो क्या बात करते हैं? 2 जगह चुनाव लड़े हैं, एक जगह तो हम आपको भरपूर बधाई दे रहे हैं। हम भरपूर बधाई दे रहे हैं। जफर इस्लाम, आपकी मेहनत रंग लाई, बहुत मेहनत की आपने, आप मुंबई में डटे रहे, भरपूर बधाई के पात्र है। लेकिन झारखंड में तो आप लोग घुसपैठिया कह रहे थे, आज उस पर बात नहीं करेंगे अगर नतीजा पक्ष में नहीं आया? नहीं करूंगा, बिल्कुल करूंगा। मैं कह रहा हूं कि देखिए कुछ तो चीज वहां पर जो है हमारी उम्मीदों से कमी रह गई है। हो जाएगा कौन मुख्यमंत्री होगा और झारखंड के लिए भी कमेंट होगा। जल्दी से एनालिसिस करने का वक्त हो गया है, सीधे चलते हैं समीर और पार्था के पास। ओवर टू यू समीर। जी हाँ, डेटा मुशाय हमारे साथ हैं, लेकिन जो तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है, क्षेत्रवार नतीजे हम सबसे पहले अपने दर्शकों के सामने रखना चाहेंगे, क्योंकि अगर आप देखिए 288 में से 288 सीटों के इस वक्त रुझान और नतीजे हमारे सामने आ चुके हैं। उत्तर महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो 36 सीटों में से 31 सीटें हासिल हुई हैं एनडीए को रुझानों के हिसाब से। लेकिन इसकी डिटेलिंग में हम थोड़ा बाद में जाएंगे। जल्दी से करुणा शंकर शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त मुंबई में बीजेपी दफ्तर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका हमें रुख करना होगा। करुणा, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है, बीजेपी के लिए ये बड़ी जीत है, ऐतिहासिक जीत है। मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए ढोल नगाड़े, बिल्कुल समीर, यहाँ पर ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए। जो कार्यकर्ता है वो जश्न मना रहे, नाच रहे, गा रहे। क्या कहना चाहेंगे इस जीत के लिए, क्या बोलना चाहेंगे? कितनी बड़ी खुशी का ये पूरी महाराष्ट्र में जल्लोश हो रहा है। जनता के ऊपर, जनता ने महायुति के ऊपर विश्वास रखा है। एक बात है, दूसरी बात है जो लाड़की बहन योजना थी वो बहनों ने महायुति के ऊपर विश्वास रखा। तीसरी बात है बटेंगे तो
महायुति पर विश्वास, जीत का श्रेय किसको जाता है? जीत का श्रेय किसको जाता है? ये जीत का श्रेय महाराष्ट्र के पब्लिक की, महाराष्ट्र में रहने वाले रहवासियों की, और जिनके लिए देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, हमारे अजित पवार जी ने काम किया है, ऐसे हमारे पूरे महाराष्ट्र के। इतनी प्रचंड जो जीत मिली है, मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी जी की जीत है, विकास की जीत है, जनता का विकास की जीत है, और महाराष्ट्र का 12 साल में अच्छा काम किया उसकी जीत है। मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? लोकसभा से पहले महाराष्ट्र में अच्छा काम किया, इसके लिए देवेंद्र फडणवीस की जीत है। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आप आइए, किस तरह से ढोल नगाड़े यहाँ पर बज रहे हैं, और कुछ इस तरह से जीत का जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है। जो प्रचंड जीत बीजेपी को मिली है, और जो सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट रहा है, उसके बाद यहाँ पर देखें नरीमन पॉइंट पर जो बीजेपी दफ्तर है, वहां की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कार्यकर्ता नाच रहे, गा रहे हैं, और बड़ा मौका है भारतीय जनता पार्टी के लिए। ऐतिहासिक जीत महाराष्ट्र में हासिल की है भारतीय जनता पार्टी ने। ये सबसे बड़ी जीत है अब तक की भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि 125 सीटें हासिल होती हुई नजर आ रही हैं अभी तक। जल्दी से हम आपको रीजन वाइज डेटा जो है वो दिखाते हैं। उत्तर महाराष्ट्र की 36 में से 31 सीटों पर एनडीए, 3 पर एमवीए सिमटता हुआ। विदर्भ की बात करें तो 60 सीटें हैं, 40 पर एनडीए, 17 सीटों पर एमवीए सिमट गया है। मराठवाड़ा की 47 सीटें हैं, 36 पर एनडीए को जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है, और सिर्फ 9 पर सिमटता हुआ एमवीए। कोंकण में 39 सीटें आती हैं, 34 सीटें एनडीए के खाते में और सिर्फ 3 सीटें एमवीए के खाते में। मुंबई की बात करते हैं, माया नगरी मुंबई, 36 सीटें यहां से आती हैं, 36 में से 24 पर कब्जा जमाता हुआ एनडीए नजर आ रहा है, और सिर्फ 11 पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है एमवीए। पश्चिम महाराष्ट्र में 70 सीटें, सबसे ज्यादा सीटें यहीं से आती हैं, इसी रीजन से 52 सीटें एनडीए को यहां पर हासिल होती हुई नजर आ रही हैं। 10 सीटों पर एमवीए के कैंडिडेट्स आगे चल रहे हैं। जल्दी से झारखंड की बात कर लेते हैं। रीजन वाइज डेटा आपके सामने है। संथाल की 18 सीटों में से 4 पर बीजेपी, यानी जो स्थिति आप देखिए महाराष्ट्र में एनडीए की है, वो झारखंड में यूपीए की है आप कह सकते हैं, या इंडिया गठबंधन की आप कह सकते हैं। बीजेपी 4 सीटों पर सिमटती हुई यहां पर नजर आ रही है, 14 पर कांग्रेस आगे। वहीं छोटा नागपुर 28 सीटें इस रीजन से आती हैं, 12 पर बीजेपी, 16 पर जेएमएम कांग्रेस। पलामू 11, 5-5 पर बराबरी। कोलांचल में 12, 4 बीजेपी, 8 जेएमएम प्लस। कोल्हान से 12 और 4 सीटें बीजेपी, 8 यहां पर भी कांग्रेस जेएमएम गठबंधन को। कुल देखिए 51 सीटों पर इस वक्त जेएमएम और कांग्रेस के कैंडिडेट्स आगे चल रहे हैं। यह बड़ी सफलता, बड़ी कामयाबी जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन के लिए मानी जा सकती है झारखंड के अंदर। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहां पर रुकना होगा,